हेलो फ्रेंड। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। इससे पूर्व कि आपको यह बता दूं कि यह जो टॉपिक है भारत में ग्रामीण बस्ती का प्रकार, यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय का बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 का यूनिट 4 से लिया गया टॉपिक है। और इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में किस किस प्रकार की जो है बस्तियां पाई जाती है, यानी कि टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो इस संदर्भ में बात करने से पूर्व सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि ग्रामीण बस्ती कहते किसे हैं, अर्थात ग्रामीण बस्ती क्या होता है। तो ग्रामीण बस्ती से जो तात्पर्य होता है, गांव में जो बस्ती होती है उसे ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। ऐसा आप शाब्दिक रूप से इसे कह सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। तो निवास जो है वह मानव का मूलभूत आवश्यकता में से एक होता है, और निवास की मूलभूत इकाई घर है, जो एक झोपड़ी से लेकर भव्य महल तक हो सकता है। सामान्यतः मानव बस्ती किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह है जहां मानव निवास करता है। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती है। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक हो सकता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचनाएं बदल जाती है, और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। छोटी तथा विरल रूप में अव्यवस्थित बस्तियों को गांव कहते हैं। इन बस्तियों के निवासी कृषि तथा अन्य प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। अब है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे ग्रामीण बस्ती का जो प्रकार है वह किस तरह का होता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ग्रामीण बस्तियों का जो समूह है वह किस तरह से उसको निर्धारित करने वाले कारक है, वह कैसे क्या क्या कारक है जो कि ग्रामीण बस्ती के प्रकार को जो है वह निर्धारित करता है, प्रभावित करता है। तो चलिए जाने ग्रामीण बस्ती के प्रकार और उसके कारक जो है किस तरह से जो है ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करता है। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार तथा घरों के बीच की दूरी के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में गुच्छित गांव मिलते हैं, जबकि वनों, पहाड़ी ढलानों, फार्मों तथा चारागाहों में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां पाई जाती है। बस्तियों के प्रकार का निर्धारण करने वाले कई कारक होते हैं, जिनको हम 3 समूहों में रख सकते हैं। पहला भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा निर्जातीय एवं सांस्कृतिक कारक एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, और तीसरा सुरक्षा कारक डिफेंस फैक्टर्स। तो पहला है भौतिक कारक। तो भौतिक कारक जैसे उच्चावच, ऊंचाई, अपवाह तंत्र, भौम जलस्तर तथा जलवायु एवं मृदा आदि बस्तियों के प्रकार तथा उनके अंतरण के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्रों में पानी अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ मकान जलाशय जैसे कुएं अथवा तालाब के चारों ओर बनाए जाते हैं। राजस्थान के शुष्क मरुस्थल में बस्तियों की सन्हतता कम्पैक्टनेस काफ़ी हद तक जल आपूर्ति से ही निर्धारित होती है। अब दूसरा जो कारक है वह है निर्जातीय एवं सांस्कृतिक कारक इथनिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। निर्जातीय एवं सांस्कृतिक कारक जैसे जनजातीयता, जाति अथवा सांप्रदायिक पहचान आदि भी बस्तियों के अभिन्यास आदि को निर्धारित करते हैं। भारत के गांवों में भू स्वामित्व वाली जातियों के मकान बस्ती के मध्य में उनके केंद्र के रूप में बसे होते हैं। इनके चारों ओर गांव के समुदाय की सेवा अथवा चाकरी करने वाली जातियों के मकान होते हैं। बस्ती के अभिन्यास में उनका एक विशिष्ट स्थान होता है। हरिजनों के
मकान गांव की सीमा पर मुख्य बस्ती से दूर बसाए जाते हैं। यह सामाजिक विलगीकरण को प्रदर्शित करता है। इससे गुच्छित बस्ती का विखंडन कई छोटी इकाइयों में हो जाता है। अब तीसरा जो इसका कारक है वह है सुरक्षा कारक, डिफेंस फैक्टर्स। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के निर्धारण में सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। चोरियों तथा डकैतियों से सुरक्षा मुख्य उद्देश्य होता है। जंगली जानवरों से भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लोग गुच्छित बस्तियों में रहना पसंद करते हैं। अब आइए चर्चा करें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में। तो भारत की ग्रामीण बस्तियों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, गुच्छित, सन्हत अथवा केंद्रीय, कॉम्पैक्ट। दूसरा, अर्धगुच्छित या विखंडित, सेमी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। तीसरा, पूर्वी, हेमलेटेड। और फोर्थ है परिक्षिप्त या एकाकी, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। तो पहला जो है गुच्छित, सन्हत अथवा केंद्रीय बस्तियां। तो इस प्रकार की जो बस्ती होती है इसमें ग्रामीण घरों के संहत खंड पाए जाते हैं। इन बस्तियों में सामान्य आवासीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से निकटवर्ती खेतों, घेरों, बाड़ों अथवा चारागाहों से अलग होता है। घरों की 2 कतारों को संकरी, तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां पृथक करती है। सामान्यतः इन बस्तियों का एक अभिन्यास होता है जो रैखिक, आयताकार, एल आकृति अथवा कभी-कभी आकृति विहीन होता है। इस प्रकार की बस्तियां जो है वह अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों, शिवालिक की घाटियों और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। कभी कभी लोग सुरक्षा के कारणों से सन्हत गांव में रहते हैं। ऐसे गांव मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र और नागालैंड में मिलते हैं। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि और जल की कमी ने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सन्हत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। अब जो दूसरा प्रकार है वह है अर्धगुच्छित या विखंडित, सेमी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। किसी सीमित क्षेत्र में समूहन प्रवृत्ति या समेकित प्रादेशिक आधार के परिणाम स्वरूप ही अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां बनती है। प्रायः किसी बड़े सन्हत गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणाम स्वरूप ही ऐसे प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इस उदाहरण में ग्रामीण समाज का एक या एक से अधिक वर्ग स्वेच्छा या मजबूरी से मुख्य गुच्छित बस्ती से कुछ दूरी पर अलग बस्ती बनाकर रहने लगता है। सामान्यतः भूस्वामी और समाज के प्रभावशाली लोग गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जबकि समाज के निम्न वर्ग के लोग, छोटा काम करने वाले लोग गांव के बाहरी भाग में रहते हैं। गुजरात के मैदान में ऐसी बस्तियां व्यापक रूप से देखने को मिलती है। अब जो तीसरा प्रकार है ग्रामीण बस्ती का वह है पूर्वा, या उसको पूर्वे भी कहते हैं, जिसे कि हेमलेटेड नाम से हम जानते हैं, हेमलेट भी कहते हैं उसको, है ना। तो यह जो होता है जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक बिलगाव कभी कभी गुच्छित बस्तियों को भी विखंडित कर देता है। बस्तियों की ये गौण इकाइयाँ पन्ना, पाढ़ा, पल्ली, नगला या ठाणी कहलाती है। पाढ़े में प्रायः एक से अधिक जातियों के लोग मिलते हैं। ऐसी बस्तियां गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटियों में मिलती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु एवं कर्नाटक में निम्न जातियों की बस्तियां मुख्य केंद्रक गांव से दूर बसाई जाती है। अब जो अंतिम बस्ता है वह है चौथा, परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। इस प्रकार की बस्ती में छोटे छोटे हेमलेट एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं। इसका कोई अभिन्यास नहीं होता है क्योंकि इन बस्तियों में केवल कुछ ही घर होते हैं। सामान्य तौर पर ये बस्तियां सुदूर वनों में एकाकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में मिलती है। ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर भी होती है जिनके आसपास के ढालों पर खेत या चारागाह होते हैं। बस्तियों का चरम फैलाव बसने योग्य क्षेत्रों में जीविका निर्वाह के मुख्य संसाधनों के
अत्यधिक बिखरे होने के कारण होता है। मेघालय, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपने आज के इस ऑनलाइन क्लास में जाना कि ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, और फिर आपने देखा कि ग्रामीण बस्तियों का जो प्रकार है वह किस तरह से जो है भौगोलिक कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। और उसमें आपको कारकों में मैं चर्चा उसका किया, भौतिक कारक, फिर निर्जातीय एवं सांस्कृतिक कारक का चर्चा किया, और फिर सुरक्षा कारक का चर्चा किया, और इसके आधार पर फिर ग्रामीण बस्ती को 3 से 4 भाग में बांटते हुए फिर हमने उसका अध्ययन किया। पहला था गुच्छित सनहत अथवा केंद्रीय, कम्पैक्ट और सेंट्रल, या दूसरा था अर्धगुच्छित या विखंडित, सेमी कम्पैक्ट और स्कैटर्ड, और तीसरा था पूर्वे या हेमलेटेड, और चौथा था परिक्षिप्त या एकाकी, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। तो इस तरह से जो है मैं उम्मीद करता हूँ छात्रों कि इस टॉपिक को आप भलीभांति समझ लिया होगा, और इसको आप एक नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूछेगा कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का उल्लेख करें, भारत में मिलने वाले ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का उल्लेख करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से अब बना लेंगे, लिख लेंगे परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है तो। इस उम्मीद के साथ कि आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना स्वाध्याय जारी रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए, और पढ़ाए हुए जो भी टॉपिक हैं उसका भी आप अभ्यास करते रहें। ध्यान से इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका शुक्रिया और धन्यवाद।